जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में जो जो एक्टिविटी हुई है सारी चीजें हम देखेंगे। ओवरऑल लगभग हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं, लेकिन इसके आसपास से भी और जो जो क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ देखेंगे। 30 मोस्ट करंट अफेयर रहेंगे, इसमें सारी चीज़ें आप क्लास में ही याद कर लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसको आप मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें आप सब कुछ क्लास में ही याद कर लेंगे और देखेंगे इमेज के माध्यम से हम कैसे चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है प्रति व्यक्ति आय। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है और इकोनॉमिक सर्वे में हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ की, हमारे प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये क्वेश्चन पीएससी में भी पूछता है, सारे एग्जाम में पूछता है। इकोनॉमिक्स से जब क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा ही जाता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में और हमारे इंडिया की, दोनों की बात कर लेंगे। इंडिया में अगर हमारे छत्तीसगढ़ के केवल लोगों की प्रति व्यक्ति आय की बात की जाएगी कि लगभग एक व्यक्ति की आय कितनी है, तो वो है 147,361, या फिर आप बोल सकते हैं 1,47,361। क्या 1,47,361 रुपए प्रति व्यक्ति आय है हमारे छत्तीसगढ़ में। मान लीजिए आपकी भी इतनी हो गई, आपके पापा की भी इतनी हो गई, जितने भी लोग हैं प्रति व्यक्ति आय की बात की जाएगी तो 1,47,361 है प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1,85,854 रुपए, कितना, 1,85,854 रुपए प्रति व्यक्ति आय है हमारे इंडिया वालों की। ठीक है, इंडिया वालों की। और छत्तीसगढ़ की अगर स्पेशल बात की जाए कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, तो 1,47,361। आप दोनों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मेरी तो कोई आय ही नहीं है, मेरी आय तो 0 रुपये है। भले मैं चश्मा लगा के और हीरो टाइप का घूमता हूँ, लेकिन आय मेरी कितनी है, 0 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे छत्तीसगढ़ का हम जब देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की ओवरऑल या जो जीडीपी है वो कितनी है, फिर उसको पर कैपिटल मतलब लोग कितने हैं, वो उन लोगों से हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं तो एक व्यक्ति की आय पता चल जाती है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है वो कितनी है और जीडीपी में छत्तीसगढ़ में लोग कितने हैं, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाता है, एक व्यक्ति की इनकम पता चल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके पास उतनी हो, वो ओवरऑल देखा जाता है ये कितनी है। आप बोलोगे मेरे पास तो 0 रुपये है, मेरी कोई आय ही नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे, जैसे देखिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इन लोग का तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, जैसे इनके यहाँ नाक का देखेंगे, इसका ही लगभग करोड़ों रुपए होगा। ठीक है, ऐसे जो इनके जो जेवरात है ये करोड़ों रुपए के पहन के रखी हैं। ठीक है, तो अब इनकी आय तो आप नहीं बोल सकते कि 1,47,000 है, इनकी आय कितनी होगी, करोड़ों अरबों में है। तो वैसे आपकी आय 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरे हमारे जितने भी लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ओवरऑल देखा जाता है कि एवरेज कितना है। चलिए ठीक है। उसके बाद अब महतारी वंदन योजना अभी स्टार्ट हुई जब बीजेपी की सरकार बनी। इसमें क्या होगा, तो जो विवाहित महिलाओं को कितना रुपए मिलने वाला है, तो 12,000 रुपए वार्षिक मिलेगा। क्या, 12,000 रुपए वार्षिक मतलब वर्ष भर में, है ना। तो आप बोलोगे महीने में कितना मिलेगा, तो महीने में हर महीने 1,000 रुपए, हर महीने 1,000 रुपए मिलने वाला है इनको। किसको मिलेगा, तो हर विवाहित महिलाओं को मिलने वाला है ये महतारी वंदन योजना, इसका नाम है। क्या नाम है, महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपए मिलने वाला है विवाहित महिलाओं को। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये मिला किसको है, तो ये मिला है किसको, पूनम तिवारी को मिला हुआ है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आप याद कैसे करेंगे, अभी आपको याद होगा एक पूनम पांडे करके थी, उन्होंने क्या अफवाह क्या उड़ाया था कि मैं मर चुकी हूं, है ना।
तो अफवाह उड़ाया। तो क्या आप ऐसे याद रखेंगे कि जो पूनम है वो नाटक करती है, बहुत ज़्यादा नाटक करती है। कौन? पूनम बहुत ज़्यादा नाटक करती है। सबको पता होगा कि जो पूनम पांडे थी, अफवाह उड़ाया था, बहुत ज़्यादा मैटर हुआ था, ठीक है। तो पूनम पांडे, या फिर आप बोल सकते हैं पूनम, जो पूनम है वो नाटक करती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी पूनम तिवारी आपको याद रखना है। इनको क्या मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है अभी। फिर राजीव युवा मितान क्लब, ये कांग्रेस की जब सरकार थी, जो पिछली सरकार थी, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में इसे फरवरी माह में इसे बंद कर दिया गया। क्या? ये योजना बंद कर दी गई है। कौन सी योजना? राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद कर दी गई है। उसके बाद देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार, ये किसको मिला हुआ है? देखिए कौन सा पुरस्कार? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो समप्रिया पूजा निषाद जी को मिला है। समप्रिया पूजा निषाद जी को ये पुरस्कार मिला हुआ है। ये पंडवानी गायिका है। देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज किसकी है? तो ये है पूजा निषाद जी की। आप याद कैसे करेंगे? देखिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह यहाँ पे आ रहा है। अल्लाह क्या होते हैं? भगवान होते हैं, है ना। तो अल्लाह सबकी प्रिय होते हैं, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। अल्लाह मतलब भगवान, और भगवान प्रिय होते हैं और इनकी पूजा की जाती है। भगवान सबके लिए बराबर होते हैं, प्रिय होते हैं और इनकी पूजा की जाती है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो समप्रिया पूजा निषाद जी को मिला हुआ है। ये कौन सी गायिका है? तो पंडवानी गायिका है। उसके बाद देखिए देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। कौन सा? देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में। कहाँ पे? राजनांदगांव के डोंगरगढ़, जहाँ पे बमलेश्वरी देवी माता का मंदिर है। डोंगरगढ़ ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सोलर सिस्टम का प्लांट है ये, ठीक है। सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा भी है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा एनर्जी, बैटरी वाला ना, बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में, ठीक है। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो राजनांदगांव, राजनांदगांव जो जिला है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। जगह का नाम पूछ लेगा तो डोंगरगढ़ जगह आपको याद रखना है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण लैब कहाँ पे है? क्या अभी इसकी शुरुआत की गई है? इसमें क्या होगा? जो खाद्य पदार्थ रहते हैं वो क्या पौष्टिक है, उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, क्या ये इसमें सारी चीज़ जो मिली हुई है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है या फिर नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे लैब में टेस्ट की जाएगी। और ये स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? तो रायपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? रायपुर शहर में। रायपुर शहर में भी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे? कालीबाड़ी एक जगह है, कालीबाड़ी एक जो जगह है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और ये कालीबाड़ी जो जगह है यहीं पे एक स्कूल है, कालीबाड़ी स्कूल, जिसमें हमने पढ़ाई की है, ठीक है। तो रायपुर शहर के कालीबाड़ी जो एक जगह है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण लैब। क्या किया जाएगा? जो खाद्य पदार्थ है उसका परीक्षण किया जाएगा। फिर योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पे? तो ये रायपुर में इसकी शुरुआत की गई है। क्या? योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई, स्थापना की गई है। कहाँ पे? रायपुर में। ये कौन से क्रम का है? तो सेकंड या फिर दूसरे क्रम का है, दूसरे क्रम का। योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अभी स्थापित किया गया है? तो रायपुर में स्थापित किया गया है और यह दूसरे क्रम का है।
फिर उसके बाद देखिए डॉपलर रडार की स्थापना। डॉपलर रडार क्या होता है? ये मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देता है कि मौसम, हमारा आने वाला जो मौसम है वो कैसे रहेगा। देखिए कुछ ऐसे टाइप का होता है डॉपलर रडार। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो रायपुर में। रायपुर में कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जा रही है। और ये क्या करेगा डॉपलर रडार? तो मौसम की जानकारी देगा, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी। चलिए आगे। बैटल नॉट एट ओवर, ये एक बुक लिखी गई है। कौन सी बुक? बैटल नॉट एट ओवर। ये बुक लिखी गई है। ये बुक किसके बारे में लिखी गई है? तो जो हमारे राज्यपाल हैं, कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन जी। उनकी आत्मकथा है ये, राज्यपाल जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? तो राज्यपाल है कौन? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी। किसकी आत्मकथा है? विश्वभूषण हरिचंदन जी की आत्मकथा है ये। क्या नाम है बुक का? तो बैटल नॉट एट ओवर। उसके बाद देखिए सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ था। कब? फरवरी माह में। कब से कब तक ये सिरपुर महोत्सव को आयोजन हुआ था? तो 24 से 26 फरवरी के बीच में। 24 से 26 फरवरी के बीच में सिरपुर महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है। और ये जो सिरपुर महोत्सव हुआ था ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार पहली बार इसमें महानदी आरती हुई थी। कौन सी आरती? महानदी आरती। अभी आपको याद होगा कि जो सिरपुर है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है। जो लक्ष्मण मंदिर है किसने बनवाया था? तो जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो रानी वाष्टा देवी ने महाशिवगुप्त वालार्जुन के काल में बनवाया था। किससे बना हुआ है? तो लाल ईंटों से निर्मित ये मंदिर है। चलिए, जो सिरपुर महोत्सव है, सिरपुर महोत्सव उसमें महानदी आरती हुई थी। फर्स्ट टाइम महानदी आरती हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक सिरपुर महोत्सव मनाया गया? तो 24 से 26 फरवरी के बीच में। फिर ये देखिए मोहन मंडावी जी हैं। मोहन मंडावी जो बीजेपी के सांसद हैं। क्या है ये? सांसद हैं। और सांसद में भी कैसे? लोकसभा सांसद हैं ये। ठीक है। कौन है? तो मोहन मंडावी जी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि जो मोहन मंडावी जी हैं ये 17वीं लोकसभा में, कौन सी अभी जो 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा में 100% इनकी अटेंडेंस थी। मतलब ये सभी जो बैठकें हुई थी सभी बैठकों में ये उपस्थित थे। तो आपको क्या याद रखना है कि 17वीं लोकसभा में 100% उपस्थिति, 100% उपस्थिति किसकी थी? तो ये थी मोहन मंडावी जी। कहाँ के ये? अगर सांसद की पूछा है कहाँ के सांसद हैं तो ये कांकेर जिले के, कांकेर की सांसद हैं और लोकसभा के हैं। और ये बीजेपी के, इसमें बीजेपी की सांसद हैं। 17वीं लोकसभा में 100% इनकी उपस्थिति थी। फिर देखिए तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। अब कितना हो गया है तेंदुपत्ता का MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो चुका है? तो अभी हाल ही में कितना हुआ है? 5500 रुपए हो गया है। कितना? 5500 रुपए हो गया है। देखिए ऐसे तेंदुपत्ता से बनता क्या है? बीड़ी बनता है ना। तो तेंदुपत्ता से जो बीड़ी बनता है और उसके लिए देखिए क्या एक मानक बोरा एक बोरा होता है, वो बोरे में तेंदुपत्ता भरा जाता है और वो जो एक बोरा होता है उसका प्राइस कितना हो गया है? तो 5500 रुपए हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि इसमें क्या होता है, एक जो गड्डी बनती है वो 50 की गड्डी बनती है। तेंदुपत्ता का जो गड्डी बनता है आप देखोगे यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए आप देखेंगे ये जो इमेज दिख रहा होगा ये ऐसी गड्डी के फॉर्म में रहता है। एक गड्डी में 50 तेंदुपत्ता होते हैं और टोटल 100 गड्डियाँ बनती हैं। टोटल कितनी गड्डियाँ? 100 गड्डी बनती है। तब जाके उसमें कितने पत्ते आते हैं आप बोलोगे तो 5000 पत्ते आते हैं और 5000 पत्ते का एक मानक बोरा होता है। ये जो 5000 पत्ते हैं ये एक बोरे में आएंगे। फिर उसको कितना पैसा मिलेगा? तो 5500 रुपये मिलने वाला है एक मानक बोरे का। फिर राजिम कुंभ मेला, ये जो राजिम कुंभ मेला है
ये अभी जो इसकी थीम थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजिम कुंभ मेला की जो हाल ही में राजिम कुंभ मेला आयोजित हुआ था, उसका जो थीम है वो थीम का नाम है रामोत्सव। और राजिम कहाँ पे स्थित है आपको पता होगा, कहाँ पे? महानदी, पैरी और सोंढूर, ये 3 नदियों के संगम पे स्थित है क्या? राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को कहा जाता है। महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पे स्थित है राजिम। और यहाँ पे मेला आयोजित हुआ, कुंभ मेला, और उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रामोत्सव। रामोत्सव इसकी थीम थी। अभी देखिए, अभी हाल ही में अरुण कुमार शर्मा, ये जो अरुण कुमार शर्मा जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनका निधन हुआ था। क्या हुआ था? इनका निधन हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। देखिए, अरुण कुमार जो शर्मा जी थे, इनका निधन हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन ये थे क्या एक्चुअल में? ये पुरातत्ववेत्ता थे, पुरा आर्कियोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं, पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, जब हमारे राम मंदिर की खुदाई हो रही थी उस टाइम पे ये साक्ष्य को प्रूव करने के लिए कोर्ट गए थे। ये कौन? कि यहाँ पे जो ये राम मंदिर का जो जगह था वो पहले वहाँ पे खुदाई हुई, तो यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे पहले मंदिर था। तो कोर्ट में इन्होंने कोर्ट में इन्होंने सबूत पेश किया था कि यहाँ पे कोर्ट में सबूत किसने पेश किया था? तो यही जो अरुण कुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने ही पेश किया था कि यहाँ पे पहले मंदिर था। ठीक है, तो कौन थे ये? पुरातत्ववेत्ता थे। कहाँ के? हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसके अलावा सिरपुर में जो मंदिर है, सिरपुर मंदिर के भी इन्होंने उत्खनन किया था वहाँ के एरिया का, और उन्होंने बताया था कि यहाँ भी मंदिर है। तो ये क्या थे? तो पुरातत्ववेत्ता या फिर आर्कियोलॉजिस्ट थे। इसको आपको याद रखना है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और इसके अलावा इनके बारे में क्या याद रखना है कि 2017 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। कब? 2017 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, और ये पुरातत्ववेत्ता थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अरुण कुमार शर्मा जी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं बजट के बारे में। देखिए, हमारा पहले बजट आता है, फिर इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो बजट के बारे में बात करते हैं। इस बार जो बजट था, बजट की थीम क्या थी? तो बजट की थीम यहाँ पे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा। क्या है? ग्रेट सीजी। क्या है? ग्रेट सीजी। अब ग्रेट सीजी में भी इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जी का मतलब क्या होगा? तो जी का मतलब हो जाएगा गारंटी, फिर आर का मतलब हो जाएगा रिफॉर्म, उसके बाद फिर ई का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, ए का मतलब अचीवमेंट, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, सी का मतलब कैपेक्स, और जी का मतलब गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ग्रेट सीजी में जो इसके वर्ड है, एक एक लेटर है, उनके मतलब भी आपको पता होने चाहिए, पहली चीज। और इसकी थीम क्या थी? तो ग्रेट सीजी इसकी थीम थी। थीम याद रखेंगे, इसकी थीम क्या थी बजट की? तो ग्रेट सीजी इसकी थीम थी। इसको पेश किसने किया था? तो पेश कौन करेगा? वित्त मंत्री जी करेंगे। और वित्त मंत्री अभी कौन है हमारे छत्तीसगढ़ के? तो माननीय ओपी चौधरी जी हैं। कौन? ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया था। जो ये बैग आपको दिख रहा है, जो ये ब्रीफकेस आपको दिख रहा है, ये ब्रीफकेस में कौन सा शिल्प है? यहाँ पे एक शिल्प बना हुआ है उसके साइड में, तो कौन सा शिल्प बना हुआ है? तो ढोकरा शिल्प से निर्मित है। ढोकरा शिल्प यहाँ पे बना हुआ है। किसमें? जो ये ब्रीफकेस है, ढोकरा शिल्प, इसमें कलाकृति उकेरी गई है इसमें। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, आपको एक बात और इसमें याद रखना है कि जो ये बजट है, ये पहली बार डिजिटल बजट या फिर पेपरलेस बजट हमारे छत्तीसगढ़ में दिया गया। कौन सा? डिजिटल बजट। डिजिटल बजट हमारे छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल बजट या फिर पेपरलेस बजट हमारे छत्तीसगढ़ का पहली बार, है ना, पहली बार इतिहास में पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ का जो डिजिटल बजट आया है वो इसी साल आया है। कब? 2024 में। तो पहली बार डिजिटल बजट या फिर पेपरलेस बजट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन पेश किया है? तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पेश किया है। उसके बाद देखिए, नियत निल्ला नार योजना। नियत निल्ला नार योजना, थोड़ा सा नाम इसका देखेंगे तो आपके नाम से मिलता जुलता है। आपको घर वाले क्या बोलते हैं? नल्ला।
लेकिन बस वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नल्ला एक दिन बहुत अच्छी नौकरी पाएगा, कभी कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, लेकिन ये नल्ला ज़रूर कोई ना कोई काम करके दिखाएगा। अब ये जो है ये योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। कब? 16 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत कर दी गई है। कब? 16 फरवरी 2024 की इसकी शुरुआत की कर दी गई है। अभी इस योजना का नाम क्या है? अगर आप बोलोगे नियत निल्ला नारी योजना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका अच्छा गांव। क्या? आपका अच्छा गांव इसका नाम है। ठीक है, इसका अर्थ है। नियत निल्ला नार योजना का अर्थ क्या है? तो नियत निल्ला नार योजना का जो नाम है वो है आपका अच्छा गांव। अभी इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को लाने का? देखिए, आपको पता है कि जो बस्तर संभाग है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा? बस्तर संभाग। तो जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे पुलिस कैंप खुले हुए हैं। अब भी मान लीजिए ये हो गया बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में बहुत सारे जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। तो जो जिले हैं ये जिलों में बहुत सारे जगह पे ऐसे पुलिस कैंप मान लीजिए खुले हुए हैं। तो जहाँ पे पुलिस कैंप खुले हुए हैं वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में, मान लीजिए यहाँ पे एक पुलिस कैंप खुला हुआ है तो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में ये योजना लागू कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे एक पुलिस कैंप खुला हुआ है तो यहाँ पे ये योजना लागू की जाएगी। फिर यहाँ पे पुलिस कैंप तो यहाँ पे योजना। तो जहाँ पे बस्तर संभाग के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे पुलिस कैंप खुले हुए हैं वो पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में ये योजना लागू की जाएगी। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है जो भी लोग हैं, जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, वहाँ पे उनको जो सरकारी योजनाएं ला रही हैं सारी योजनाओं का उसको लाभ मिले। जैसे कि उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर उनको मिले, अच्छी रोड कनेक्टिविटी मिले, उनको एटीएम की सुविधा मिले, सरकारी जो खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं, चना है, नमक है, गेहूं है, धान है, सारी चीज़ें खाद्यान्न वाली जो चीज़ें हैं खाद्यान्न उनको मिले। इसके अलावा उनको वहाँ पे बिजली की सुविधा मिले। तो आपको याद क्या रखना है कि सरकार योजनाएं फिर जो सरकार सुविधाएं देती है लोगों को, सारी सुविधाएं लोगों को मिले। किसको? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं। सीधी सी बात है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं तो वहाँ पे सुविधाएं अभी बहुत कम है। तो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। क्या नाम है? तो नियत निल्ला नार योजना। कब? 16 फरवरी 2024 को लाई गई है। कहाँ पे? तो मुख्यतः बस्तर संभाग में। कहाँ पे? बस्तर संभाग में। और इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो सारे लोगों तक पहुंचे, यहाँ के लोगों तक पहुंचे। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे एटीएम की सुविधा हो, चाहे खाद्यान्न की हो, बिजली हो या फिर वन अधिकार पत्र हो, है ना, जो वन अधिकार पत्र होते हैं वो भी दिए जाते हैं। वन अधिकार पत्र हो गए तो सारी चीज़ें इनको मिले, इसके लिए नियत निल्ला नार योजना शुरू की गई है। उसके बाद है श्री राम लला दर्शन योजना। इसके बारे में हमने जनवरी माह के करंट अफेयर में भी बात किया हुआ था। राम भगवान के दर्शन कराने के लिए, राम भगवान के दर्शन के लिए जो अयोध्या में विराजमान है राम भगवान, उनके दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक योजना लाई, राम लला दर्शन योजना। ट्रेन में कुछ लोगों को भेजा जाएगा और जाके अयोध्या में राम भगवान के दर्शन कराने के लिए। ठीक है, पहली बार ट्रेन कब चली हमारे छत्तीसगढ़ से? तो 5 मार्च 2024 को पहली बार ट्रेन चली। और पहले चरण में हमने बताया था कि 55 प्लस जिसकी एज है, 55 प्लस मतलब 55 प्लस से लेके 75 के बीच में, इसमें कितने एज के लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए? तो 18 से 75 साल के जो भी लोग हैं ये दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या बोला कि जो पहले चरण है, पहले जो 55 प्लस वाले हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको हम लोग भेजते हैं। अब देखिए, जो ये ट्रेन चली है, अब ऐसा तो है नहीं कि विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बोल देंगे और ट्रेन चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। भारतीय रेलवे की प्रॉपर्टी होती है, तो भारतीय रेलवे जब तक नहीं चाहेगा तब तक ऐसा हो नहीं सकता। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार है, सीजी गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के बीच में समझौता हुआ कि क्या हुआ? MOU हुआ, या फिर भारतीय रेलवे के बीच में समझौता या फिर MOU हुआ। ठीक है, MOU साइन किया गया।
तब ये यहाँ पे ये योजना को लागू किया गया। अब किसकी जिम्मेदारी है, तो सीजी गवर्नमेंट और भारतीय रेलवे के बीच में समझौता हुआ, तब ये योजना लागू कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद देखिए ई विधान ऐप। ई विधान ऐप मतलब क्या हो जाएगा, अभी ये हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका, तो ई विधान ऐप। ई विधान ऐप में क्या हो जाएगा, विधानसभा की जो भी जानकारी रहेगी, कहाँ की, विधानसभा की जो भी जानकारी रहेगी वो सारी ई विधान ऐप में बताई जाएगी। आपको सारी जानकारी ई विधान ऐप में मिल जाएगी। विधानसभा की सारी जानकारी कहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, कहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ई विधान ऐप में। जैसे कि बजट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप देख सकते हैं कहाँ पे, ई विधान ऐप को डाउनलोड करके। आपको अनुदान की मांग की गई है उसको भी अगर आपको जानना है तो आप जाइए ई विधान ऐप को डाउनलोड करिए। तो अभी हाल ही में ई विधान ऐप यहाँ पे क्या एक लॉन्च किया गया है, ई विधान ऐप, और उसमें आप लोग विधानसभा की सारी जानकारी देख सकते हैं। इन लोगों का चिल्लपो सुनना है तो आप ई विधान ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। कब से शुरुआत की गई, तो 19 फरवरी 2024। देखिए पीएम श्री योजना मतलब ये सीधी सी बात है, पीएम है मतलब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका नाम है, SHRI। SHRI मतलब देखिए पीएम, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, और एस का मतलब हो जाएगा, SH का मतलब हो जाएगा स्कूल, और आर का मतलब हो जाएगा राइजिंग, और आई का मतलब हो जाएगा इंडिया। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये योजना क्यों लागू की गई है, तो जो ये प्रधानमंत्री जी हैं उनको अलग अलग योजना लागू करने का शौक रहता है, वो ये योजना को लागू कर दिए कि हम जो भी स्कूल है वहाँ पे जो भी बच्चों को फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि स्मार्ट क्लास हो गया, वहाँ पे स्मार्ट क्लास की लैब वहाँ पे होना चाहिए। देखिए अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, गांव के स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपको ये तो पता होगा कि वहाँ पे लैब तो होते नहीं है। लैब में होंगे भी तो वहाँ पे क्या मकड़ी जारा लगे रहेंगे और उसके अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो लैब हो गया, स्मार्ट क्लास मिलेगी, लाइब्रेरी तो भूल जाइए सरकारी स्कूलों में, तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। जो पीएम श्री योजना में शामिल हो जाएंगे स्कूल, सारे स्कूल को शामिल कर नहीं सकते, तो कुछ कुछ स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ के भी शामिल हो जाएंगे इसमें। स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, इसके अलावा जो स्पोर्ट के इक्विपमेंट होते हैं, मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आपको पता है कि आपके स्कूल वाले तो वहाँ पे ठीक है बोलते हैं कि हाँ क्रिकेट कराएंगे, लेकिन बैट बॉल तो रहता नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे स्पोर्ट इक्विपमेंट भी देंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो भी रहता है, बैट बॉल हो गया, आपको बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। किसमें, जो पीएम श्री योजना में शामिल हो जाएंगे स्कूल, पीएम श्री योजना में जो भी स्कूल शामिल हो जाएंगे उसमें सारी फैसिलिटी दी जाएगी। पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ में कब शुरुआत की गई, तो 19 फरवरी 2024 को इसमें शुरुआत की गई। नाम क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी और स्पोर्ट इक्विपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसकी शुरुआत की गई, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें आपको समझ में होगा स्टेशन है मतलब कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। तो हुआ क्या कि जो पहले स्टेशन बन चुके हुए हैं लेकिन जर्जर हालत में है, खराब हालत में है, तो उनका पुनर्विकास करना है। कैसा, उनका पुनर्विकास करना है। जो पहले से स्टेशन बने हुए हैं, खराब है, उनका पुनर्विकास करना है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं जिनका कि पुनर्विकास करना है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशन है, 21 रेलवे स्टेशन जिनका कि विकास करना है। आपको देखिए इमेज दिख रहा होगा, ऐसे हाई फाई मैंने इमेज ले दिया है, लेकिन ऐसे तो नहीं बनाने वाले, ठीक है। थोड़ा सा उनका विकास कर देंगे। मान लीजिए वहाँ पे सीढ़ी नहीं है तो सीढ़ी बनवा देंगे, वहाँ पे सेट नहीं है तो सेट बनवा देंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे साउंड लगा देंगे, ठीक है। तो वही उन लोगों का विकास कर देंगे। जहाँ जहाँ पे आप देखें बहुत सारे आउटर में जो रेलवे स्टेशन रहते हैं वहाँ पे बैठने तक के लिए अच्छे से नहीं रहता है, तो वो सारी कुछ कुछ विकास वाला काम करेंगे लोग। तो अमृत भारत स्टेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं, तो 21 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखिए मानव हाथी द्वंद्व पर रोक करने के लिए कौन सी भी एक योजना लागू की गई है, तो मिशन बी योजना शुरुआत की गई है। कौन सी योजना, मिशन बी योजना।
बी का अर्थ होता है, बी मतलब होता है क्या, मधुमक्खी। तो मानव और हाथियों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में हाथी कहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे जो जसपुर वाला जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में जो जसपुर पाट वाला एरिया आता है, झारखंड से होके यहीं पे हाथी आते हैं और मुख्यतः हाथी यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि जो लोग हैं, लोगों और हाथियों के बीच में द्वंद्व हो जाता है। अब लोग इंसान क्या करता है, बेजुबान हाथियों के साथ में क्या करता है, कभी कभी उनको मार भी डालता है। तो जिनके बीच में द्वंद्व होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी भी दौड़ा के मारते हैं, दोनों काम होता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए मिशन बी योजना शुरू की गई। देखिए अब मिशन बी योजना का पर्पस क्या है। बी मतलब हो गया मधुमक्खी, मधुमक्खी पालेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो हाथियों की याददाश्त होती है वो तेज होती है, और जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी हाथियों पे हमला करते हैं। जब मधुमक्खी हाथियों पे हमला करेंगे तो ये हाथियों को याद रहेगा कि यहाँ पे जाना खतरा है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालेंगे, जब मधुमक्खी पालेंगे तो मधुमक्खी जो है ये हाथियों को ऐसे थोड़ा बहुत काट लेंगे तो ये हाथी जो है उस एरिया में नहीं जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे इंसान है वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इंसान और हाथियों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इसका पर्पस है। मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना शुरुआत की गई है। फिर पायलट प्रोजेक्ट में हमने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि पायलट प्रोजेक्ट क्यों, जो दवाई है, मेडिसिन है, दवा को या फिर मेडिसिन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने करने के लिए। किससे पहुंचाना है, तो ड्रोन से पहुंचाना है। अब अगर आप दौड़ के जाओगे तो सीधी सी बात है लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, अगर एकदम इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल को दवाई चाहिए तो क्या ड्रोन से पहुंचा दो। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई। सबसे पहले ये इसका जो परीक्षण किया गया वो कहाँ पे किया गया, तो देवेंद्र कुमारी सिंहदेव हॉस्पिटल है एक, कहाँ पे, रायगढ़ के आसपास में है ये, अंबिकापुर में है ना। तो देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहाँ पे है ये, तो सरगुजा के अंबिकापुर में वहाँ पे इसका टेस्ट किया गया। चलिए उसके बाद मनु यादव और अभिषेक निषाद जो थे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक लाए हैं। देखिए कौन कौन से, तो मनु यादव और अभिषेक निषाद, इन्होंने क्या लाया, तो रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल लाए। सिल्वर मेडल किस में लाया, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने क्या पाया, तो सिल्वर मेडल पाया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मनु यादव और अभिषेक निषाद है इनका संबंध किस खेल से है। तो मनु यादव और अभिषेक निषाद जी जो है वो कुश्ती प्लेयर है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मनु यादव और अभिषेक निषाद सिल्वर मेडल या फिर रजत पदक लाते हैं और इनका संबंध किससे है, तो कुश्ती से इनका संबंध है। कुश्ती खेलते हैं, है ना, पटकते हैं और उसके बाद ये रजत पदक पा जाते हैं। मनु यादव, अभिषेक निषाद, आपको याद रखना है कि कुश्ती के प्लेयर हैं ये। उसके बाद देखिए दामाखेड़ा का नाम, अभी जो दामाखेड़ा था कहाँ पे, बलौदा बाजार में। हम लोग दामाखेड़ा पढ़े होंगे कई बार। तो दामाखेड़ा का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या हो गया है, तो कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा इसका नाम हो गया है। इसका नाम बदल गया है, नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है, तो कबीर धर्मनगर, कबीरों की जो धर्म स्थली है वो क्या है, दामाखेड़ा। तो कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा इसका पूरा नाम हो गया है। किसका, दामाखेड़ा का। है कहाँ पे, तो ये बलौदा बाजार जिले में है। कौन से जिले में, बलौदा बाजार जिले में स्थित है ये दामाखेड़ा। उसका फुल फॉर्म, अभी उसका जो नया नाम हो गया है वो क्या हो गया है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा इसका पूरा नाम हो गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, अभी इसकी शुरुआत की गई है। जब बजट पेश किया गया उसमें उसकी शुरुआत की गई और उसमें देखिए कितना, जो बजट में कितने का प्रावधान किया गया, तो 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसमें, जो खाद्यान्न, जो लोगों को खाद्यान्न मिलता है, जैसे कि चावल हो गया, नमक हो गया, चना हो गया, है ना, और फोर्टिफाइड जो राइस होता है,
वो भी हो गया। तो जो भी खाद्यान्न मिलता है सरकार के द्वारा उसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 3400 करोड़ रुपए का, 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो आपको फ्री में चावल मिलता है, जो आपको फ्री में नमक मिलता है, जो आपको फ्री में चना मिलता है, तो कितने रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, तो 3400 रुपए का प्रावधान किया गया है। उसमें आपको मिलेगा क्या, फोर्टिफाइड राइस मिलेगा, चावल मिलेगा, नमक मिलेगा, चना मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद देखिए आकर्षी कश्यप। आकर्षी जो कश्यप है अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। ये किसकी प्लेयर है, आपको पहली चीज तो याद रखना चाहिए कि जो आकर्षी कश्यप है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैडमिंटन खेल रही है। क्या खेल रही है, तो बैडमिंटन प्लेयर है ये, बैडमिंटन प्लेयर है ये। गोल्ड मेडल जीती हैं, किस में गोल्ड मेडल जीती हैं, अभी युगांडा इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो हुआ था, कौन सा चैंपियनशिप, युगांडा इंटरनेशनल चैंपियनशिप, है ना, चैंपियनशिप 2024 में जो आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये जो आकर्षी कश्यप जी है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आकर्षी कश्यप कौन से खेल से संबंधित है, तो कौन से खेल से आपको याद रखना है, ये देखिए बैडमिंटन दिख रहा है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। युगांडा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद देखिए बजट में ज्ञान, बजट में एक ज्ञान शब्द लिखा हुआ है, कौन सा शब्द, ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो जी का मतलब क्या हो जाएगा, जी का मतलब हो जाएगा गरीब, वाई का मतलब हो जाएगा युवा, इसका मतलब पूछ सकता है आप एग्जाम में। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब हो जाएगा अन्नदाता या फिर किसान, अन्नदाता, और एन का मतलब हो जाएगा नारी। तो बजट में ज्ञान शब्द को उल्लिखित किया गया है, जो कि बताया गया है कि आर्थिक विकास के लिए ये केंद्र बिंदु रहेंगे। आर्थिक विकास के लिए केंद्र बिंदु कौन रहेगा, तो ज्ञान रहेगा। ज्ञान में क्या, जी मतलब हो जाएगा गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता, और एन मतलब नारी हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान में जो वर्ड है वर्ड के मतलब आपको पता होने, जो लेटर है लेटर के मतलब आपको पता होने चाहिए। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता, एन मतलब नारी। उसके बाद एक और बुक है, बुक का नाम क्या है, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म। क्या, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भगवान जय सिंह है, भगवान जय सिंह इसके लेखक हैं। अभी इसको लॉन्च किए, कौन लॉन्च किया, तो हमारे जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, इन्होंने इस बुक को क्या प्रमोचित किया था या फिर लॉन्च किया था। ठीक, कौन, विश्वभूषण हरिचंदन जी। उनके द्वारा विमोचित की गई थी ये बुक। और इसकी जो लेखक है, लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म, कौन, भगवान जय सिंह। अब छत्तीसगढ़ से एक नए राज्यसभा सांसद बने हैं, इनका नाम पूछ सकता है। तो जो नए राज्यसभा सांसद बने हैं उनका नाम क्या है, देवेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह। देखिए यहाँ पे आपको रेणुका सिंह दिख रही होंगी। रेणुका सिंह, जब इनका सीट खाली हुआ तो वहाँ पे कौन आ गया, देवेंद्र प्रताप सिंह। किसके, कौन से, अगर बोला जाए कौन सी पार्टी के हैं, तो ये बीजेपी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, और नए राज्यसभा सांसद बने हैं। उनका नाम क्या है, देवेंद्र प्रताप सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने बताई है सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है सब कुछ अच्छे से और बार बार रिवीजन कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।